हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा बहाली 2023 के बारे में, यानी कि जो भी हमारा बिहार दरोगा का बहाली आने वाला है तो उसके फॉर्म भरने की तिथि, योग्यता, कुल पद और सिलेबस, इससे जुड़ी हर अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बिहार दरोगा बहाली में कुल 1275 यानी 1275 पद हैं। योग्यता है जो स्नातक पास, यानी जो बच्चे बीए पास कर चुके हैं, जिनका बीए पास उत्तीर्ण आ चुका है, वही बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद जो सिलेबस में जितना कुछ भी हुआ है, बदलाव हुआ है या हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है, वो सारे मैं इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए उसमें बात करें। बिहार पुलिस अवर आयोग, यानी यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बिहार दरोगा में 1275 बहाली आया हुआ है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्दिक। यहाँ पर बिहार सरकार गृह विभाग जो है आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि, यानी इस वीडियो में इन सब चीज़ के बारे में बताऊंगी। उसके बाद बात करते हैं इन पदों पर नियुक्त हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है वो 5/10/2023 से प्रारंभ होगी, यानी जो हम इस फॉर्म को 5 तारीख से भर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 5/10/2023 से। उसके बाद उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी इस फॉर्म को एक बार फिलअप करेंगे तो बस एक ही बार करेंगे, दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगला है आवेदन के लिए पात्रता, यानी भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, यानी हमारा इंडियन होना अनिवार्य है। अगर हम कहीं और दूसरे शहर से देश से हैं तो हम इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। जैसे पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर मतलब जो कि थर्ड जेंडर में जो आते हैं जैसे कि किन्नर, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे 1/8/2023 तक स्नातक पास यानी बीए पास कर चुके हैं और उनके पास उनका सर्टिफिकेट है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसमें अगर उत्तीर्ण आते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। यानी कि आपका जो स्नातक पास का जो आपका जो 1/8/2023 से जो बच्चे स्नातक पास कर चुके होंगे तो उनका जो उम्र सीमा भी जो है वो इसी पर आधारित रहेगा। अगला हमारा है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मतलब इस पे आधारित है। उसके बाद मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र अनुसार निम्नलिखित होगी। पहला, अनरक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना अनिवार्य है। मतलब कि मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष इस फॉर्म को भरते हैं तो उनका उम्र 20 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होता है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, यानी कि जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को 20 वर्ष से 40 वर्ष के उम्र के बीच में जितने भी महिलाएं हैं इस फॉर्म को भर सकती हैं, अन्यथा नहीं भर सकती हैं। और थर्ड जेंडर के लोगों के लिए भी सेम यही है कि जिनका उम्र न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष हो रहा है वही इस फॉर्म को भरेंगे। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से 40 वर्ष है। मतलब जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, तो उनके लिए ये 20 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु वाले ही लोग इस फॉर्म को, उम्र वाले ही लोग भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा बोर्ड थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 42 वर्ष। जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष से 42 वर्ष का उम्र होना अनिवार्य है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड यानी उनकी ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित हरत्याएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे।
यानी मैं आपको इसमें बता दूं कि जिनका ऊंचाई सीना वजन के लिए कोई अंकदेय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हता पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई का बात करें तो अनरिक्षित समान वर्ग के पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए जो लोग हैं वो उनके लिए 165 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। ऊंचाई मतलब हाइट, हमारा जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर अनिवार्य है। उसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। यानी कि जो हम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि जो हमारे पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं तो उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। लेकिन सभी वर्ग यानी पिछड़े वर्ग के हो या अत्यंत पिछड़े वर्ग के हो या थर्ड जेंडर वाले के हो या जो सामान्य जनरल महिलाओं के लिए हो, उन सब के लिए सेम है, यानी कि एक समान है, 155 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अगला हमारा नियुक्ति की प्रक्रिया यानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम जो होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो वो 2 भाग में होगा। जैसे पहला लिखित प्रतियोगिता, दूसरा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। तो आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि हमारा जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी यहाँ पर जो बच्चे इसको निकालेंगे, इनको आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, इनका जो फॉर्म फिलअप करेंगे और सब सही रहेगा तो उनको एग्ज़ाम देना है दो चरण में, पहला प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। यानी वो पहला चरण उनका जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा होगी और दूसरा मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रथम चरण में जो परीक्षा होगा वो प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। एक पत्र होगा जिसमें प्रश्न की कुल संख्या 100 होगी। तो 200 अंकों का जो होगा वो हमारा सवाल रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो मतलब प्रश्न की कुल संख्या जो रहेगी वो 100 रहेगी और अंक की प्राप्ति की संख्या जो रहेगी वो 4। यानी कि परीक्षा की अवधि 2 घंटों तक रहेगी, यानी हमें जो परीक्षा देना है और 2 घंटों में देना है। यानी हमें 100 प्रश्न का आंसर 2 घंटों में देना है, 200 अंक का। उक्त पत्र समान ज्ञान एवं सामाजिक मुद्दाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में के लिए असफल हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा और अगर इसमें से आप 30% आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% लाते हैं तो आपको जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए प्राप्त अंक के अनुसार आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। अन्यथा अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में 30% नहीं लाते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगला है द्वितीय मुख्य परीक्षा, यानी जो हमारा अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में चुने जाते हैं और आपका द्वितीय चरण में जो एग्ज़ाम होगा वो मुख्य परीक्षा होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। जैसा कि हमारा जो है वो प्रीलिम्स में भी हमारा परीक्षा जो है 2 चरण में होगा, पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा दोनों चरण को पास कर लेते हैं और तो आपको द्वितीय चरण यानी मुख्य परीक्षा देने के लिए आपको सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आप नहीं पास होते हैं, आप प्रारंभिक परीक्षा को नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आपको द्वितीय चरण का यानी मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें मैं बता दूं कि मुख्य परीक्षा में सबसे पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा। यानी कि हमारा जो पहला प्रमुख परीक्षा का पेपर होगा वो हिंदी का होगा और हिंदी में पर्याप्त 200 अंकों का समान हिंदी का सवाल पूछा जाएगा। टोटल सवाल के प्रश्न 100 होंगे। न्यूनतम मतलब आपको इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। अगर आप प्रमुख परीक्षा यानी मेंस का एग्ज़ाम में आपको सबसे पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा और हिंदी का टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा और ये एक क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आप इसमें 30% लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में का एग्ज़ाम जो देते हैं, परीक्षा जो देते हैं, तो उसमें आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अन्यथा अगर आप 30 नंबर से कम लाते हैं तो आपको आप दूसरा पेपर का एग्ज़ाम तो देंगे पर उसका
पेपर आपका चेक में नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा। इसलिए आप कोशिश हमारा रहेगा कि हम अपने हर परीक्षा को, हर मेहनत को सफल बनाएं। तो उसके बाद चलिए मैं और आगे बताती हूँ आपको कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसमें अगर हम एक सही उत्तर देते हैं और पर्याप्त अंक हमें 4 प्राप्त होता है सही उत्तर देने पर, अगर हम गलत उत्तर देते हैं तो उसमें से हमारा 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 20% नंबर हमारा सही उत्तर से काट लिया जाएगा। उसके बाद इसमें द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच की संबंधित होगा। द्वितीय पत्र में पूर्णांक 200 का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। जैसा कि अभी मैंने आपको हिंदी में यहाँ पर बताया कि हमारा जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा वो टोटल 200 अंकों का होगा और 100 प्रश्न का होगा, और इसको देने के लिए हमारे पास टोटल 2 घंटे का ही समय मिलेगा। 2 घंटों में हमें, और इसको 30 हिंदी का एग्ज़ाम जो है इसमें 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा अगला पेपर जो द्वितीय चरण का एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा में जो द्वितीय चरण का एग्ज़ाम होगा उसका तो हम पेपर देंगे पर वो चेक में नहीं जाएगा और रुक जाएगा। उसके बाद इसका द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यानी दूसरा पेपर का भी जो एग्ज़ाम होगा वो सेम रहेगा, यानी 200 अंक का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, और हमको उस एग्ज़ाम को देने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2.1 अंक काटे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एक सही उत्तर देते हैं, अगर एक सही उत्तर देने पर हमें 4 अंक प्राप्त होता है, अगर वहीं पर हम गलत उत्तर देते हैं तो हमारे सही प्राप्त अंक में से 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। यानी कि हमारा जो एक प्रति आयोग का पास सुरक्षित रखी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों को 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में आपको शारीरिक जितने भी दक्षता परीक्षा होगी उसमें मात्र आपको उत्तीर्ण आना है, लेकिन आप एग्ज़ाम में आप मेरिट लिस्ट में आप चुने जाते हैं तो आप जो है वो दशा को तो अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यानी मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि अगर अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। उसके बाद तृतीय चरण यानी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, हमारा जो तीसरा चरण का जो परीक्षा होगा वो शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगी। यानी निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है। यानी जो हमारा तृतीय चरण का एग्ज़ाम होगा वो कोई प्रश्न का नहीं, हमारे शारीरिक योग्यता का परीक्षा होगा, जिसमें हमें दौड़ में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड की मिलेगी। यानी सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो दौड़ना है वो हमें 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, और उस दौड़ को निकालने के लिए हमें 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब जो विद्यार्थी अपने दौड़ को 6 मिनट 30 सेकंड में निकाल लेते हैं, अधिक समय नहीं लेते हैं, तो वो इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं। अन्यथा अगर जो इससे अधिक समय लेते हैं तो वो असफल घोषित हो जाएंगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय 6 मिनट, अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल। मतलब महिलाओं के लिए जो है वो 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, और अगर उससे अधिक जो समय लेता है तो उसको असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट जो है, मतलब जो हमारे पुरुष होंगे वो किसी भी कोटि के पुरुष होंगे तो उनको ऊंची कूद के लिए 4 फीट की न्यूनतम 4 फीट की ऊंचाई मिलेगी। 4 फीट में कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिला, मतलब जो पुरुष न्यूनतम 4 फीट की ऊंचाई की कूद को नहीं निकाल पाते हैं तो असफल हो जाते हैं, और जो पुरुष इस 4 फीट की ऊंचाई को कूद लेते हैं तो वो सफल हो जाएंगे।
सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट की ऊंचाई कूद होगी। यानी जो महिलाओं की ऊंची कूद होगी वो 3 फीट की होगी। और 3 फीट की जो महिलाएं 3 फीट कूद लेंगी वो सफल हो जाएंगी। जो महिलाएं कम कूदने वाली महिलाएं अभ्यर्थी होंगी वो असफल घोषित हो जाएंगी। उसके बाद बात करें लंबी कूद, यानी कि जो लंबी कूद होगी तो वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट होगी। यानी कि जो हमारे पुरुष होंगे वो 12 फीट की कूद करेंगे। अगर 12 फीट की से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी होंगे, यानी जो अभ्यर्थी 12 फीट ऊपर नहीं कूद पाते हैं, वो नीचे ही रह जाते हैं, तो वो असफल हो जाते हैं। अगर जो इसको पार कर लेते हैं, इसको कूदने में सफल हो जाते हैं, तो सफल घोषित हो जाएंगे। उसके बाद जो महिलाएं हैं, तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए मैं बताई। अब उसके बाद बात करूँ तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए 9 फीट से कम कूदने वाली, मतलब जो हमारी सभी कोटि की महिलाएं, यानी जितने भी महिलाएं होंगी, वो चाहे अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाएं हो या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हो या समान महिलाएं हो या थर्ड जेंडर की महिलाएं, तो उन सभी को 9 फीट कूदना अनिवार्य है। अगर वो 9 फीट से नीचे कूदती हैं, जो अभ्यर्थी 9 फीट से नीचे रहता है, तो इसमें असफल घोषित हो जाएगा। अन्यथा जो 9 फीट को पार कर लेता है वो सफल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला होगा गोला फेंक, यानी सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा, यानी 16 फीट फेंकना होगा। यानी जितने भी पुरुष हैं उनको गोला फेंक में 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। अगर जो 16 फीट नहीं फेंक पाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, और जो 16 फीट को पार कर के फेंक देते हैं तो वो सफल हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम, यानी 10 फीट फेंकना होगा। मतलब हमारी जो महिलाएं हैं वो गोला फेंक में 12 पाउंड यानी 10 फीट की ऊंचाई को फेंकना अनिवार्य है। अगर वो 10 फीट नहीं फेंक पाती हैं तो असफल घोषित हो जाती हैं। अगर वो 10 फीट फेंक लेती हैं तो सफल हो जाएंगी। किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, यानी जो हमारे थर्ड जेंडर के लिए है, वो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा का संकल्प ज्ञापक 386 दिनांक 14/1/2021 की कंडिका 5 थर्ड के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड का शारीरिक दक्षता, शारीरिक परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को समान रहेंगे। यानी कि जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग से ही मैं बताते आ रही हूँ कि जो थर्ड जेंडर की महिलाएं होंगी, पिछड़े वर्ग की महिलाएं होंगी, ट्रांसजेंडर की महिलाएं होंगी, उनके लिए जितना भी रहेगा उस समान शारीरिक मापदंड हो या शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, मापदंड पिछड़ा वर्ग के, तो इन सब के लिए समान रहेगा। इनके लिए कोई अलग से नियमावली नहीं बनाई जाएगी। जो समान महिलाओं के लिए होगी वो इनके लिए भी होगी। अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनके ट्रांसजेंडर होने का न्यूनतम प्रस्तुत करना होगा। यानी कि वो जो हैं उनको अपने प्रमाण पत्र को ट्रांसजेंडर होने का नियमित प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और उनके लिए कोई अलग से नियमावली नहीं। उसके बाद बात करें मेधा सूची एवं नियुक्त के अनुशंसा, यानी उपयुक्त पदों में नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो बिहार दरोगा का जो है वो शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा, इन सब पे आधारित नहीं। अगर हम अपने दोनों प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो हमारी मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार, मतलब जो हमारा मेरिट लिस्ट है वो हमारे एग्ज़ाम के अनुसार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र वरीय अभ्यर्थी। उसके बाद बात करें तो बिहार दरोगा में टोटल 1275 पद आए हुए हैं, बहाली आई हुई है। तो इसमें आरक्षण कोटि कुल पद, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित, महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पद सहित। तो पहले बात करते हैं अनुसूचित जाति, यानी 275 महिलाओं के लिए शैक्षिक रूप 66 और 4 से 1 महिलाएं सहित। उसके बाद बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी 200 अनुसूचित जनजाति 16
और इनमें जो आरक्षित पद होंगे महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद वो 4 होंगे। और इनके स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जब मतलब 0 होंगे। उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी 238, इनका कुल पद जो है 238 है। और महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 75 हैं। और इनमें 4 बच्चों के साथ 1 महिला अनिवार्य है। उसके बाद बात करें पिछड़ा वर्ग, तो इसमें टोटल कुल 107 पद हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से 36% आरक्षित पद हैं। और इसमें 3 से 1 महिला सहित मतलब 3 पुरुष महिलाओं पोता पोती नाती जो भी हो 1 महिला होना अनिवार्य। पिछड़े वर्ग की महिलाएं यानी इनके लिए पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं इनके लिए टोटल 82 पद हैं। और इनके लिए कोई आरक्षित पद नहीं है। और इनमें कोई आरक्षित महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पद भी नहीं है। उसके बाद बात करें अनरक्षित, इसमें टोटल 441 पद हैं। इनका आरक्षण 153 मिलेंगे। और इनमें 9 पुरुष 3 महिला होना सहित अनिवार्य है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उनका टोटल कुल पद जो है 111 होगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित 34 होगी। और इनमें 2 और 1 महिलाएं सहित मतलब 2 लोग और 1 महिला होना अनिवार्य है। ट्रांसजेंडर में कुल 5 पद हैं और इसमें आरक्षित बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और इनमें सेनानी पोता पोती मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद बात करें योग 275 और आरक्षित 368 और टोटल जो है तो 22। अगला जो है अनुसार पुलिस और निरीक्षक पद की रिक्तियों का विवरण नियंत्रण यानी पदनांक आरक्षण कोटि। उसके बाद महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाती नातिन के लिए आरक्षित, महिलाओं के लिए 35। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया तो सब है इसमें। और वीडियो के अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको अगर इसमें जो नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।